स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। बुलडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 171 से लेके 175 तक के आपके क्वेश्चन जो कि 1-1 और 1-2 फंक्शन के ऊपर बेस्ड होंगे और इसमें हम आईआईटी एडवांस के आए हुए सवालों को भी देखेंगे और जो कुछ हैं जो उसके ऊपर आधारित होंगे तो उन पर ध्यान देंगे। 1-1 और 1-2 के केस में आपको एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से आना चाहिए, दूसरा उसके बारे में डिटेल जानकारी होनी चाहिए कि वो किस प्रकार का फंक्शन है, उसका स्टैंडर्ड ग्राफ आपको पता हो, डोमेन रेंज पता हो या आप उसे निकालना जानते हो तो वो सवाल आपका आसानी से हो जाता है। ठीक, चलिए 1-1 और 2 वाले केस पर चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार के सवाल आए हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 171 और सवाल है आपका, फंक्शन दिया है आपका R टू R मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर। आप जानते हैं पहला वाला R जो दिखाता है वो डोमेन को दिखाता है और दूसरा वाला R जो दिखाता है वो आपका कोडोमेन को दिखाता है। इस चीज को आपको हमेशा अपने मस्तिष्क में, अपने माइंड में मेकअप करके रखना है, बना करके रखना है। इस फंक्शन डिफाइंड बाय a function defined by और फंक्शन क्या दिया हुआ है, fx equals to e की पावर mod x minus e की पावर minus x upon e की पावर मोड नहीं लगाया नीचे, मोड की जगह क्या रख दिया x प्लस e की पावर minus x। तो इसमें सवाल वही पूछा है कि ये क्या है, बाइजेक्टिव है, मतलब कि 1-1 on 2 है, 1-1 on 2, 1-1 into many-1 on 2, many-1 into। ठीक, इस केस को 1-1 को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और एक सर्जेक्टिव वाला केस भी बनता है, on 2 के केस में सर्जेक्टिव वाला केस भी बनता है और 1-1 और 1-2 दोनों हो तो आपको उन्हें बाइजेक्टिव भी कह देते हैं, है ना। एक ही केस भी आपका बन जाता है, बाइजेक्टिव वाला केस भी कहने के लिए आ जाता है। तो फंक्शन में बाइजेक्शन भी लिखा हुआ आ सकता है, इंजेक्शन भी लिखा हुआ आ सकता है, इंजेक्टिव 1-1 और 2 many-1 ये सब लिखा हुआ आ सकता है। सवाल देखिए, सवाल आपका देखने में बिल्कुल सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है। 1-1 फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, या तो आप उस ग्राफ को जानते हो, हालांकि ये सवाल आपको वैलिड लग रहा होगा। इस केस में हमने इसके ग्राफ भी खींच करके दिखा रखा है जब हमने स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़ाया था तब। फिलहाल ऐसे केसेस में जब मोड आ रहा हो तब क्या करें, जब मोड आता है तो उस केस में उस फंक्शन को मोड के आधार पर निर्धारित कर लेते हैं कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो मोड x क्या होता है, आपका x होता है। x की वैल्यू 0 होती है तो मोड x की वैल्यू 0 हो जाती है। x की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो मोड x की वैल्यू कैसी होती है, माइनस x होती है। ये तीनों केस आपको पता होने चाहिए कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पर मोड x x होता है, फिर माइनस x आता है लेस पर और 0 पर 0 ही होता है। अगर मैं फंक्शन को ग्रेटर देन 0 के केस में बांटूं तो e की पावर मोड x क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ये फंक्शन बना। x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो उस केस में ये फंक्शन जो बटेगा कुछ इस प्रकार से बटेगा, e की पावर 0 माइनस e की पावर माइनस 0 अपॉन e की पावर 0 प्लस e की पावर माइनस 0। e की पावर 0 हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, एक्चुअली 0 ही आ गया। इन द केस ऑफ नेगेटिव फंक्शन अगर x लेस देन 0 है, जब आपका x लेस देन 0 है तो e की पावर मोड x जो खुलता है वो खुलेगा e की पावर माइनस x से। तो e की पावर माइनस x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x तो ऐसे ही रहेगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। एक्चुअली इन द केस ऑफ नेगेटिव फंक्शन ये e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x कैसा आ रहा है, 0। तो यहां से हमें एक बात का अंदाजा तो लग गया कि जब आप x की वैल्यू नेगेटिव में रखेंगे, -1 -2 -3 -4 ये 0 भी, तो उस केस में फंक्शन कैसी वैल्यू दिखा रहा है, 0। इट मेक्स सेंस कि जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है सबके लिए 0 दिखाएगा। तो 1-1 का तो सवाल ही गायब हो गया कि 1-1 तो हो ही नहीं सकता।
तो 1 1 तो ये गायब हो गया, फिलहाल इंजेक्टिव नहीं है, ठीक है, नोट इंजेक्शन। तो पहला केस तो सिरे से खारिज हो गया। अब आपको जो चेक करना है वो चेक करना है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के केस में अब आप जो चेक करते हैं वो चेक करते हैं उसकी रेंज निकाल लो, और रेंज अगर आपने निकाल ली तो उस केस में उसकी जो वैल्यू आ जाती है वो कैसे आ जाती है, उस वैल्यू को रेंज को कोडोमेन से मैच कर लेते हैं कि कोडोमेन के वो इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। अगर रेंज जब आपने निकाली तो उसको किससे चेक करना है, कोडोमेन के इक्वल। इसकी रेंज निकालेंगे तो रेंज, इस सवाल को अच्छे से ऑब्जर्व करो, यहां पर तो जीरो वैल्यू दिखा रहा है। इस केस को अगर आप ऑब्जर्व करना जानते हैं तो आपको ये सवाल बहुत इजी लग रहा होगा, अगर ऑब्जर्व नहीं करना जानते हैं तो थोड़ा डिफिकल्टी आ जाएगी। देखिए e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। एक्चुअली e की पावर x का जो कर्व है वो कुछ इस प्रकार से जाता है, अगर आपको पता हो, है ना, और e की पावर माइनस x का कुछ इस प्रकार से चला जाता है, मतलब कहीं और से नहीं, इसके साइड बाय साइड से निकल जाएगा ना, ठीक। दोनों ही कर्व एक्चुअली पॉजिटिव है, कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव में नहीं जा रहा कोई सी वैल्यू। अगर दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है तो हो सकता है e की पावर x की, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, e की पावर 1 रख के दिखाता हूं मैं आपको, e की पावर 1 एक पॉजिटिव वैल्यू को दिखा रहा है, e की पावर माइनस 1 ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू को दिखा रहा है, e की पावर माइनस 1 1 अपॉन e तो एक तरीके से पॉजिटिव वैल्यू को दिखा रहा है, लेकिन इससे छोटी है, ठीक। तो ऊपर वाली संख्या को देखो, ये एक पॉजिटिव संख्या है, ये भी एक पॉजिटिव संख्या है, और इन दोनों सेम पॉजिटिव संख्याओं का डिफरेंस हुआ है, यहां पर भी एक पॉजिटिव संख्या है और यहां पर भी एक पॉजिटिव संख्या है, और इन दोनों पॉजिटिव या प्लस वाली संख्याओं का जोड़ हुआ है। यहां पर क्या हुआ है, जोड़, यहां पर क्या हुआ है, घटाना। तो हमें एक बात का अंदाजा लग गया कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से कैसी होने वाली है, छोटी होने वाली है। इस चीज को आप ही मान के चलेंगे। तो एक्चुअली ये एक रैशनल नंबर टाइप से सॉल्यूशन आ जाएगा, कैसा, रैशनल नंबर टाइप से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी कि 1 से हमेशा छोटा रहने वाला है, क्योंकि ऊपर वाली संख्या को आप बड़ा कर ही नहीं सकते। कैसे करोगे बड़ा, बताओ, नहीं आ रहा। तो उस केस में हमें इस बात का भी अंदाजा लग गया कि इसकी जो वैल्यू है वो आपको कितनी दिखा सकती है, मिनिमम 0 तक दिखा सकती है। जब आप इसकी वैल्यू 1 रखेंगे, e की पावर 1 माइनस 0 रखेंगे, तो उस केस में इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, नेगेटिव में जा ही नहीं रही है। और जब इसकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं जाएगी तो उस केस में इसका जो रेंज आएगा वो रियल नंबर नहीं आ सकता। तो इसकी जो रेंज आ रही है, पता आएगी, रेंज को आप चर्चा में लाइए। रेंज आप बोलेंगे सर हमारे पास 0 तो आ रहा है, क्या 0 आ रहा है, लेकिन क्या 2 आ पाएगा, 2 नहीं आ पाएगा, 1 आ रहा है मैक्सिमम, कितना 1, और 1 को छुआने के लिए भी इसे बहुत मशक्कत करनी पड़ सकती है, ठीक। देखना 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पर आपका एक रैशनल नंबर इसकी रेंज आ रही है, तो उस केस में क्या हो गया, ये वाला फंक्शन जो आपका रियल नंबर था ये इसकी कोडोमेन के इक्वल नहीं आया, रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं आई, मतलब फंक्शन कैसा हो गया, नॉट ऑन टू वाला केस हो गया। तो ना तो ये इंजेक्शन है ना ऑन टू है, मतलब इसका रिपीटेड मैनिमल और इनटू है। सवाल आई होप सो कि आपको अंदाजा लगा हो, नहीं लगा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और देखेंगे इस सवाल को और पैटर्न को महसूस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए केस नंबर 172 की तरफ चलते हैं। केस नंबर 172 और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, फंक्शन r टू r में है और दिया गया है fx इक्वल्स टू x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 5, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 5, और केस आपके वही चारों बताने हैं, 1 1 ऑन टू मैनिमल और इनटू वाला केस, या इसमें आप साफ साफ लिख लेते हैं 1 1 ऑन टू मैनिमल और इनटू, मैनिमल और इनटू, ये चारों केस में ही आपको देखना है कि इसमें से होगा क्या। इसके अलावा हम अगर 1 1 चेक करते हैं, इसका एक और तरीका या पैटर्न आप जानते हैं, वो पैटर्न है क्या, या ऑन टू या इनटू चेक करना जानते हैं तो उसका एक पैटर्न और होता है। अगर एडवांस का केस हो तो जल्दी से जल्दी सवाल सॉल्व करना चाहेंगे आप भी,
तो उस फंक्शन को ठीक से देखो, क्या अच्छे से ऑब्जर्वेशन करो। x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 5। हमने ये बताया था कि बराबर होने के लिए उस फंक्शन का या तो ग्राफ आपको खींचना आता हो कि आप एक लाइन खींच ले, कि जैसे कोई ग्राफ जा रहा है और उस पे एक लाइन एक ही जगह पर काट रही है, तो कैसा फंक्शन है आपका बराबर। एक केस और आता है x की पावर 3, x की पावर 3। आप जानते हैं x की क्यूब का कर्व कैसे जाता है, कुछ इस प्रकार से जाता है ना। और ये कहीं पर एक दो जगह काटता भी नहीं है, तो इससे एक बात तो पता चलती है कि शायद ये वन वन फंक्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें बाकी टर्म भी जुड़ी है, तो उसका हम अभी ऑब्जर्वेशन कर लेंगे। तो x की क्यूब से एक चीज समझ में आती है, इसकी वैल्यू जो आएगी वो केवल पॉजिटिव नहीं आएगी। x स्क्वायर के केस में ऐसा हो सकता है। तो x की क्यूब जहां पर क्यूब रूट हो, जहां पर क्यूब रूट हो, पावर कितनी हो, x की पावर 3 हो, उस केस में उसका सॉल्यूशन नेगेटिव में भी जाता है, पॉजिटिव में भी जाता है। तो इससे एक बात का अंदाजा तो हमें लग गया कि जो इसकी रेंज आएगी, रेंज वो इसकी डिग्री 3 होने की वजह से, 3 होने की वजह से रियल नंबर उसकी रेंज आ जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। केस क्लियर हो गया। देखो इसकी रियल वैल्यू क्यों आई, क्योंकि ये x की पावर 3 है। अगर ये x की पावर 2 होता, मान लेते हैं x की पावर 2 होता, तो आप बोलते सर ये -1 पर भी +1 दिखा रहा है और +1 पर भी +1 ही दिखा रहा है। तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दिखाता है, क्यूब है तो ये दोनों वैल्यू दिखा सकता है। तो इससे एक बात तो पता चली कि इसकी रेंज जो आएगी वो एटलीस्ट रियल नंबर आ सकती है। ये हमें पता चला कि रेंज आपकी रियल वैल्यू है। तो यहां से एक बात का अंदाजा लगा कि ये ऑनटू फंक्शन है। इसके बराबर की पहचान कैसे करें, हालांकि x की क्यूब से हो सकती है, लेकिन क्योंकि यहाँ x स्क्वायर जैसी टर्म भी आ रही है, तो उस केस में वैल्यूज बदल सकती हैं। चलिए देखते हैं। मैंने बोला कि आप f'(x) निकालो। f'(x) का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, और किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो और स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो, इन बोथ द केसेस वो फंक्शन 1 होता है। इस फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन निकाला, ये आया 3x स्क्वायर माइनस का 6x। डिफरेंशिएशन आता है ना x की पावर n वाला फॉर्मूला बेटा, x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1 वाला केस। 3x स्क्वायर माइनस का 3 2 6x प्लस का 6। यहां से 3 कॉमन लेते हैं, क्या बचा, ये x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2। और अच्छे से देखिए इसे, 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस के 2 को मैं 1 प्लस 1 करके लिख देता हूं आपके सामने, 1 प्लस 1, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बना हुआ है। एक्चुअली बना हुआ क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो इसके डिफरेंशिएशन में वैल्यू कैसी आई है, वो आई है स्क्वायर में। और स्क्वायर में वैल्यू आने का मतलब क्या है कि वो वैल्यू कैसी होने वाली है, हमेशा या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होने का मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 फंक्शन में आ गया। केस समाप्त। 1 और ऑनटू फंक्शन आपका है। क्लियर हुआ है केस। देखिए जल्दी से, ऐसे सवाल में बच्चे इक्वेशन को देख के डर जाते हैं और उसको वहीं छोड़ करके आ जाते हैं, तो उस केस को आपको ऑब्जर्वेशन में रखना है। चलिए नेक्स्ट केस पर चलते हैं, 173 की तरफ। ये सवाल हो गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 173, ये कुछ लगभग इसी प्रकार का ही क्वेश्चन है। लेट द फंक्शन f r to r is defined by fx equals to 2x plus sin x, then f is, सवाल वही है बिल्कुल पिछले वाले केस की तरह है, fx equals to 2x plus sin x, और क्वेश्चन आपका सेम है, 1 1 on to many 1 और into। यही बताना है 1 1 है on to है many 1 है या into है।
तो इस सवाल में क्या करेंगे, 1 निकालने के लिए इस सवाल का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। पहला केस तो डिफरेंशिएशन कर लो, 1 निकालने के लिए हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। f डैश x 2 into x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अब आप बोलोगे सर ये cos थीटा तो -1 और +1 दोनों आ सकता है। हाँ आ सकता है, लेकिन उसके साथ में 2 भी तो जुड़ा हुआ है। cos की मिनिमम वैल्यू कितनी है, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी, cos थीटा जो अपनी वैल्यू दिखाता है वो -1 से +1 तक ही दिखाता है। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू -1 भी रखेंगे और -1 + 2, और ये फंक्शन कैसे दिखा रहा है आपका, पॉजिटिव दिखाएगा ग्रेटर देन 0। कैसे दिखाएगा, पॉजिटिव टर्म को दिखाएगा। इस चीज को आपको अंदाजा लगा कैसे, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो ये फंक्शन आपको किस में आ गया, हो गया अंदाजा, वेरी। दूसरा केस ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए हमको इसकी कोडोमेन और रेंज निकालनी पड़ेगी। रेंज कितनी है इसकी, रेंज है आपकी रियल नंबर, कोडोमेन, कोडोमेन कैसे निकल, कोडोमेन आपकी कितनी है रियल नंबर, सॉरी कोडोमेन बोलते हैं बेटा, बार बार दिमाग से निकल जाता है। हाँ तो कोडोमेन है आपकी रियल नंबर, और ये फंक्शन कुछ इस प्रकार का दिया है f(x = 2x + sin x)। इस केस में हम वैल्यू कैसे पता करें, देखो साइन की तो वैल्यू फिक्स है, हमें पता है साइन थीटा का कर्व -1 +1 -1 +1 कर्व भी एक सिंपल सा साधारण सा कर्व है, -1 +1 यही चीज दिखा रहा है, और कुछ खास उसका दिखाना सामर्थ्य है ही नहीं उसमें, है ना। तो इससे कैसे करें इस सवाल को, ये एक जानने वाला विषय है। इस सवाल में एक अच्छी बात यह है कि साइन के अलावा x भी दिया हुआ है। बच्चे क्या कर सकते हैं, उस केस में साइन से अंदाजा लगा करके आ सकते हैं कि साइन की वैल्यू कितनी, साइन की वैल्यू साइन, लेकिन साइन का डोमेन नहीं पता किसी को, साइन का डोमेन कितना होता है -∞ से +∞ तक होता है। साइन थीटा का डोमेन अगर आपको याद हो तो -∞ से +∞ तक होता है। इन्होंने भी डोमेन चलो -∞ से +∞ सब कुछ दिया है, रियल नंबर डोमेन यही दिया है। हमने बोला ऐसा करेंगे -∞ ही रख के देखते हैं, क्या -∞ 2 into -∞ sin -∞। चलो मान लेते हैं साइन की -∞ पर वैल्यू फिलहाल के लिए तो वैलिड है नहीं, लेकिन हमारे अंदाजे में हो सकता है कि वो यहां कहीं आ रहा होगा, 0 आ रही हो, -1 आ रहा हो, +1 आ रहा हो, उससे तो कोई दिक्कत रहेगी। इसकी वैल्यू -1 से +1 तक ही जा पाएगी, -1 से +1 तक, लेकिन इसकी वैल्यू तो -∞ होगी x की, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -∞, अगर +∞ रखोगे तो +∞। एक्चुअली हमें साइन से कोई संबंध है नहीं यहाँ पर तो x दिया हुआ है। जब x बोल रहा है कि मैं -∞ से +∞ तक तुम्हें दिखा सकता हूं, तो फिर साइन की जरूरत क्या पड़ी, साइन की जरूरत तो नहीं पड़ती थी। तो यहाँ पर ये फंक्शन किस में आ गया, आपका 1 और 2 में आ गया, सिंपल सा केस था, और आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया हो। ठीक, तो इसकी जो रेंज आई है वो रेंज -∞ to +∞ आ गई, और इसकी डोमेन कोडोमेन वो भी रियल नंबर है, -∞ to +∞, और उस केस में ये रियल वैल्यू आ गई। क्लियर है बेटा। तो इसके बाद तो ये केस हो गया है। जब तक के लिए हम नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं, और उससे पहले एक नियम पर बात करते हैं, वो नियम है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, शायद करेज से भी ज्यादा हो जाए कभी कभार। करेज मतलब साहस, साहस किसी भी डर का समाधान हो सकता है, लेकिन डर का समाधान साहस है, और साहस का समाधान कौन है, साहस को कौन जीत दिलाता है, वो दिलाता है कंसिस्टेंसी। तो आप जो पढ़ाई करते हैं, जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग आप क्या करेंगे, अपने आप में कंसिस्टेंसी लाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट पढ़ते हैं, 2 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे, 6 घंटे पढ़ते हैं। आप अपने उस नियम में कंसिस्टेंसी लाइए कि मैं रोज 20 सवाल, 30 सवाल, 40 सवाल, 50 सवाल करूंगा, और उस कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे तो हमारी ग्रोथ होगी। ठीक, चलिए बात समाप्त। नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 174।
ये वाला केस क्लियर हो गया है, तो फिर 174 नंबर केस पर चलते हैं और ये देखते हैं 174 नंबर केस। और सवाल क्या है, लेट F R to R and G R to R be two 1 1 and onto function। दो फंक्शन दिए हैं बेटा, एक F R to R एक G R to R, और इस केस में बोला है कि ये दोनों कैसे हैं आपके on 1 1 और onto फंक्शन है। दे आर मिरर इमेज of y equals to a of the line ये इस लाइन के y equals to a के मिरर इमेज है if hx equals to, बोला क्या है, if hx equals to fx plus gx, क्या fx plus gx, सवाल ये है आपका। और बोला है then hx equals to, तो सवाल आपका काफी इजी सा लग रहा है, टफ सा लग रहा है, पता नहीं कैसा लग रहा है, पर है। सवाल को देखिए, जब इतने अजीबोगरीब पैटर्न में सवाल आता है तो उस केस में बच्चा फंस जाता है। तो उस केस में मैं हमेशा बोलता हूं कि सवाल को कम से कम 3 बार पढ़ो। अगर मैं अपने स्टूडेंट से जो बोलता हूं, जिसको मैं कोचिंग में पढ़ाता हूं, तो उसको स्पष्ट रूप में बोला जाता है कि बेटा हर सवाल को 3 बार तो पढ़ना पड़ेगा, तब बनाएंगे। तो सवाल को पढ़ते हैं, लेट F R to R and G R to R be two 1 1 फंक्शन। कैसे 1 1 फंक्शन है and onto फंक्शन, 1 1 है और onto है, 1 1 और onto दोनों केस है। They are mirror image of the line y equals to a if hx equals to this। दो hx पूछा है कि इनमें से क्या है, 1 1 है, onto है, many 1 है। तो ऐसे सवाल को करें कैसे, यही तो सवाल है कि करें कैसे। जब क्वेश्चन में क्लैरिटी ना दी जाए, क्वेश्चन में फंक्शन ना दिया जाए, तो उस टाइप का क्वेश्चन मानना पड़ेगा। उस टाइप का क्वेश्चन को एग्जाम में उस पैटर्न को फॉलो करके मानना पड़ता है, तब सवाल होता है। क्योंकि माना हुआ सवाल कभी गलत नहीं हो सकता। चलिए मान लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन y equals to a बोला है, मैं y equals to a ना बोल करके y equals to 3 बोल देता हूं। और कोई केस होगा जो इससे ऊपर और नीचे मिरर इमेज है। ऊपर और नीचे कैसा है, मिरर इमेज कोई सा भी कर्व हो सकता है। एक स्ट्रेट लाइन भी मिरर इमेज हो सकती है, जितना इसके ऊपर उतना इसके नीचे। लो, इसके ऊपर एक लाइन खींची हमने कोई सी भी, ये लीजिए, इस उतना ही नीचे ये आपका मिरर का काम कर रहा है, शीशे की तरह। समझ में आ रहा है कि यहां पर किसी का फोटो लगा है और उस फोटो को हम यहां देख रहे हैं, ऐसा कुछ। ठीक, जैसा ही कर्व जा रहा है वैसा ही कर्व इसके नीचे जा रहा है, मिरर इमेज है। और समस्या ये है कि ये 1 1 और onto भी है। कैसा 1 1 और onto भी है। 1 1 onto का मतलब कुछ इस प्रकार का फंक्शन हो सकता है कि ग्रोथ कर रहा हो। कैसा फंक्शन हो सकता है कि ग्रोथ कर रहा हो, कुछ इस प्रकार का फंक्शन हो सकता है कि ऐसे भी हो और ऐसे भी हो। ये भी तो हो सकता है। देखो जैसे जा रहा है फिर नीचे भी जा रहा है। हॉरिजॉन्टल पर आपने लाइन खींची, वो भी आपकी एक जगह काट रही है, तो ऐसा कोई केस बन सकता है, पता है यहां पर आसानी से। ठीक, तो फंक्शन को एज्यूम क्या करें, फंक्शन जो होगा ऊपर की तरफ कुछ ना कुछ पॉइंट बढ़ करके होगा। y = 3 पर अगर टकरा रहा है वो, तो एक्चुअली यहां से ऊपर होगा। अगर ऊपर वाला है, अगर ऊपर वाले को fx मानते हैं, ठीक, उसको हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए a है, a में कोई कांस्टेंट ले लो, k ले लो, या कांस्टेंट ना लेकर के कुछ और ले लो, a + x ले लेते हैं, या x तो हमारा पहले इस्तेमाल हो रहा है, x डैश ले सकते हैं। ठीक, नीचे वाले को क्या लोगे, नीचे वाला बिल्कुल सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसको भी हम y = a, नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस के ले सकते हैं, -x डैश ले सकते हैं लोग। भाई एक दूसरे की मिरर इमेज भी तो है,
a प्लस एक्स डैश a माइनस एक्स डैश ले लिया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। gx का आपका फंक्शन ये आ गया, gx आपका फंक्शन ये आ गया। क्लियर है? तो इन दोनों केसेस में हम एक फंक्शन मानेंगे, वो फंक्शन किसके आधार पर होगा? उस एक्सिस के आधार पर होगा। 3 है तो हमने 3 प्लस एक्स डैश ले लिया, 3 माइनस एक्स डैश ले लिया। अब आप बोलोगे सर आपने इसे क्यों लिया? इस कर्व को ठीक से देखो, y इक्वल्स टू x को, y इक्वल्स टू x जो कर्व होता है एक्चुअली कुछ इस प्रकार से जा रहा होता है, एक ही जगह पर काटता है, तो 1 1 है। ऑन टू भी हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट आसानी से मूव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ऑन टू भी आपका आसानी से हो सकता है। ये चीज अंदाजा लग रहा है? हाँ, तो ये वाला फंक्शन ऐसे जा रहा है, ये वाला फंक्शन आपका ऐसे जा रहा है। आप किसी भी पैटर्न में आप सवाल लें, बस वो 1 1 ऑन टू होना चाहिए, इस चीज का आप ध्यान में रखें। चलिए, तो हमारे पास सवाल आ गया, फंक्शन भी लिख लिए हमने अपने, और hx भी आ गया। hx देख लेते हैं, hx क्या आएगा? hx आपने बोला सर फंक्शन को लिख देते हैं a प्लस एक्स डैश प्लस a माइनस एक्स डैश। तो x डैश से x डैश कैंसिल हो गया, क्या आ गया ये? a प्लस a 2a। 2a की जगह अगर 3 होता तो क्या होता है? 2 3 जा 6, क्या होता है ये? 6 होता है। एक्चुअली ये है क्या? ये एक कांस्टेंट टर्म है। क्या? एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म देखो कैसी वैल्यू दिखाती है? एक कांस्टेंट लाइन आपकी मल्टीपल वैल्यूज पर, आप x की वैल्यू 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, वैल्यू कितनी आने वाली है इसकी? 2a ही आने वाली है या 6 ही आने वाली है। तो कितनी भी वैल्यू रखने पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 2a ही आ रही है। इसका मतलब 1 1 तो है ही नहीं, समाप्त हो गया 1 1 वाला केस। कौन सा वाला आ गया? मैनिमल वाला आ गया। इनटू या ऑनटू में कैसे चेक करें? इसकी रेंज क्या दी है? कोडोमेन क्या दी है यहां पर? कोडोमेन बोली है इसकी r to r आनी चाहिए। क्या? r to r में संबंध बताने की कोशिश करने जाता है, कोडोमेन पे r पर संबंध बताने की कोशिश करना है। और इसकी वैल्यू क्या आ रही है? देखो रेंज में, रेंज तो इसकी बस एक ही आ रही है, 2a। रेंज क्या आ रही है? सिर्फ 2 है, 2 3 या 6, अगर आप 3 मान के चलते हैं हमारे हिसाब से, तो 2a ही आ रही है रेंज। तो रेंज कैसी हो गई? इसकी कांस्टेंट हो गई। उस केस में कोडोमेन कैसा आ गया आपका? इसका r दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या कोडोमेन रेंज के इक्वल आया? नहीं आया, तो ऑन टू भी समाप्त हो गया। तो किस में आ गया? इनटू में आ गया। तो मैनिमल इनटू वाला केस था। सवाल को पढ़ने वाली विषय था, अगर आप इस सवाल को अच्छे से पढ़ पाते हैं तो आपका ये हो जाएगा। क्लियर है? एक्चुअली बहुत इजी केस था, बस दिखने में ऐसा लग रहा है भया वैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 175। समय को जाया किए ना, जल्दी से जल्दी। हमारा लक्ष्य जितने मैक्सिमम हो सकते हैं उतने मैक्सिमम सवाल हम कराएंगे, और उसके बाद आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी है, क्योंकि हम अगर 200-250 सवाल तक करा सकते हैं तो आप उसके बाद के आप 100-150-200 सवाल अपनी तरफ से तैयार करिए। कुल मिला के 400-500 सवाल सफिशिएंट होते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर। अगर आपको रियल में आईआईटी निकालनी है तो, और नहीं निकालनी है फिर तो कोई बात ही नहीं है। 175 नंबर केस है, और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट f r to r, let f r to r be a function, और सवाल कुछ इस प्रकार का ही दिया है। fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इस फंक्शन के केस में क्या करना है ये बताएंगे आप। इस फंक्शन के केस में भी आपको यही बताना है कि ये क्या है, 1 1 है, ऑन टू है, मैनिमल है और इनटू है। अब तक हमने लगभग 4 प्रकार के क्वेश्चन देखे, जिसमें हमने 1 1 ऑन टू मैनिमल ये सब निकालना सीख लिया। कम से कम कोशिश तो करी, सीखा भी नहीं है तो इस सवाल में एक मैं करा देता हूं, एक आप निकाल लेना। चलो तो देखते हैं, देखते कौन सा वाला इजी है वो मैं कर लेता हूं, टफ वाला तुम कर लेना। हाँ तो बेटा 1 1 इजी है। 1 1 के केस में आप क्या करोगे? f डैश x चेक कर लेना, अगर ग्रेटर देन 0 आया तो 1 1, नहीं आया तो मैनिमल। तो मैं इसका ऑन टू या इनटू नेचर चेक कर लेता हूं, ठीक। इस सवाल को अच्छे से देखो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस, एक्चुअली जब भी ऐसे सवालों को देखते हैं ना, ऐसा मन करता है इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएं और सोल्व कर डालें फटाफट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाओ, सोल्व कर डालो।
लेकिन जेई के केस में इस बात को याद रखना, इसे क्वाड्रेटिक लगा के सोल्व करने का प्रयास मत करना। कोशिश करना कि ये शायद किसी स्क्वायर में ना आ रहा हो। कैसी कोशिश करनी है कि शायद ये किसी स्क्वायर की फॉर्म में ना आ रहा हो, वैसी कोशिश करो। देखो जरा आ रहा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये सवाल अभी एक दो दिन पहले ही हमने कराया था क्लास में, जो आपकी क्लास थी। तो x का साथी कौन है यहाँ? 1 का आधा, 1 के आधे का स्क्वायर जोड़ दो और 1 के आधे का स्क्वायर घटा दो। क्या किया हमने? 1 के आधा करके उसका स्क्वायर जोड़ दिया, 1 के आधे का स्क्वायर घटा दिया। ऊपर वाला जो क्वेश्चन बना वो बना एक्चुअली x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, और नीचे वाला केस क्या बनता है ठीक से देखेंगे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4, 1 का स्क्वायर 1/4 या 1/2 का स्क्वायर, और यहां पर क्या बचा 1 माइनस 1/4। ऊपर वाले को एक बार और अच्छे से पैटर्न को ऑब्जर्वेशन में डालिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, और नीचे वाले को ठीक से देखेंगे। ये एक्चुअली x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिखा है। क्या? x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 × 4 माइनस 1 3/4। यहां पर हमें अंदाजा लग गया कि ये ऊपर और नीचे दोनों में ही पॉजिटिव टर्म दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? पॉजिटिव टर्म। आपको ये समझ में आ रहा है क्या किया हमने? इसको अगर आप ओपन करोगे तो एक्चुअली यही आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x आ गया, और ये वाले टर्म ऐसे गया सीधे। इस टर्म को देखो, ये एक स्क्वायर आ गया, ये भी एक स्क्वायर आ गया, प्लस 4, नेगेटिव की कोई टर्म ही नहीं है कि कभी माइनस आए। तो इससे एक बात का अंदाजा लग गया कि fx जो है आपका फंक्शन कैसा है? ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कैसा है फंक्शन? ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर फंक्शन ग्रेटर देन 0 तो उसकी वैल्यू क्या नेगेटिव आएगी? नहीं आएगी। तो जब इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी तो क्या इसकी रेंज रियल नंबर आएगी? रियल नंबर तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक लेता है, और साथ में √2 √3 भी लेता है, और साथ में 1/2 1/3 भी लेता है, 3/5 भी लेता है, इररेशनल सबको लेके जाता है। और ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है मुझे बेटा बस पॉजिटिव दे दो। कैसा? सिर्फ पॉजिटिव दे दो। ये लो, हमने पॉजिटिव दे दिया। इसकी वैल्यू आ रही है कैसी? ग्रेटर देन 0। और उसकी वैल्यू कैसी आ रही है? तो रेंज हमारी ग्रेटर देन 0 और कोडोमेन हमारा रियल नंबर क्या इक्वल आई? रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं आई। रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। तो फंक्शन कैसा आ गया? ऑनटू या इनटू? ये फंक्शन आ गया आपका इनटू वाला। तो 1 कैसे पता करेंगे? 1 पता करने के लिए आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, आप f' निकाल सकते हैं। f' निकालिए और बताइए कि वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, जैसा भी हो आप चेक करो, बताओ कि वो 1 है या मैनी 1 है। ठीक, कमेंट में बता देना क्या दिक्कत है।